अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की एक और वीडियो में खुशामदीद। वी आर हियर कनेक्टिंग डॉट्स फॉर डिवाइन मिशन। ये हमारे चैनल का मिशन है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, एडिट करवाई और यूट्यूब पर अपलोड की और अब आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, क्या ये सब मैंने और आप जो कर रहे हैं आपने अपनी मर्जी से किया है या दिस होल थिंग वॉज प्री डिटरमाइंड? यानी क्या ये सब पहले से तयशुदा था? आज की वीडियो फ्री विल के फलसफे, साइंस का नजरिया और इस्लाम और दीगर मज़ाहिब इस बारे में क्या कहते हैं इस पर है। अच्छा, शुरू करते हैं। मैं ये वीडियो है ना, मैं ये बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही तवील होने वाली है और मेरे चैनल की शायद ये तवील तरीन वीडियो, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत तैयारी की है। और जब हम फलसफा, साइंस का नज़रिया और दीगर मज़ाहिब पर जब इस पे बात करेंगे फ्री विल पे, तो आप खुद सोच लेंगे छोटी छोटी बात भी करेंगे तो वो एक तवील तरीन बातें करनी पड़ेंगी ना, बहुत ज़्यादा बातें करनी पड़ेंगी। तो शुरू करते हैं। अच्छा, 9वीं सदी के रिकॉर्डेड तारीख में ऐसे कई वाक़यात का जिक्र है जिसमें इंसानों ने जानवरों पर मुकदमा चलाए। हाँ, ऐसा हुआ है और उनके जराइम की उन्हें सज़ा दी। अच्छा, जराइम क्या थे? जानवरों के जराइम वही जो आजकल भी वो करते हैं। अच्छा, जैसे कि चंद दिनों पहले एबटाबाद में एक लेपर्ड को गांव वालों ने छड़ी और पत्थरों से मार मार कर कत्ल कर दिया था, क्योंकि मुमकिन तौर पर उसने एक 65 साल बुजुर्ग पर हमला करके उसे जख्मी किया था। वाइल्ड लाइफ वाले कहते हैं कि तेंदुआ जो था वीडियो में, वो सिर्फ बुजुर्ग को डरा रहा था कि भाग जाओ भाई यहाँ से, कि उसको अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा था। अगर जंगल का कानून हाथ में लेने के बजाय वाइल्ड लाइफ वालों को हाथ में लेकर उस वहशी दरिंदा, जो कि उसकी सिफत ही है, वहशी दरिंदा ही है, पकड़वा कर आबादी से दूर छोड़ दिया जाता, तो आज वो मुजरिम जिंदा होता। ठीक है, 9वीं सदी में मुजरिम थे, हंसी आ रही थी, हमने भी ये करना शुरू कर दिया, इंसाफ करते हैं जानवरों के साथ। अच्छा, इसी तरह कराची में इश्तिहारी कुत्तों को मारने की एक मुहिम चली है ना। इश्तिहारी कुत्ते हैं, इश्तिहारी मुजरिम होते थे, अब इश्तिहारी कुत्ते मुजरिम हैं। उनको मारने की मुहिम चल निकली है कि कुत्ता मारो, 108 रुपये हासिल करो। या फिर हमारा जासूस कबूतर जो इंडिया में हिरासत में ले लिया था। शायद हम टॉप ऑफ द फूड चेन है इसलिए ऐसा करते हैं, या फिर हम टाइम ट्रेवलर्स हैं जो पूरा का पूरा खित्ता हमारा जो 9वीं सदी में ही पहुंच चुका है, और 9वीं सदी के अंदर जो जानवरों के साथ जो होता था वो आज हम चौराहों के बीच में वो कर रहे होते हैं। अच्छा, मजे की बात है, पूरी दुनिया की तारीख में ना इस तरह की मिसालें मिलती हैं। काजाकिस्तान में 2004 में एक भालू को इसके जराइम की वजह से इंसानों के जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, उसने दो इंसानों के साथ जो करता है वहशी दरिंदा, 2 इंसानों को उसने कत्ल कर दिया था, तो उसके जुर्म में उसको 15 साल की सजा हुई थी और इंसानों के जेल में बंद कर दिया था। अच्छा, ज्यादा दूर की नहीं, 2008 में मैसेडोनिया में एक भालू पर चोरी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दिया कि भाई इसने चोरी की है। और इस तरह के हजारों वाकयात इंसानी तारीख में मौजूद हैं कि किसी जानवर को जला देना, इस पर अदालत में फर्द जुर्म आयद कर देना या इंसानों की तरह जेल भेजना बेवकूफ़ाना लगते हैं ना हमें सारे ये, मगर इस तरह के वाकयात की वजह से कुछ बहुत ही मज़ेदार सवालात जहन में जन्म देते हैं, जैसे कि हम बहैसियत इंसान अपनी हरकतों के कितने जिम्मेदार हैं। अच्छा, देखें, पूरी दुनिया में जो सिविलाइज सोसाइटी में आप जानवरों को इंसान की तरह गिरफ्तार होते हुए इन पर अदालती कार्रवाई चलते नहीं देखेंगे ना। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास उनकी तरह वोकल कार्ड्स नहीं है, हम जैसे बोलते हैं ना तो वो बोल नहीं सकते, तो सिर्फ इसी वजह से नहीं कि भाई जानवर बोल नहीं सकते तो सिविलाइज सोसाइटी में उनको आप जेलों में नहीं देख सकते, बल्कि इसलिए कि दुनिया भर में जानवरों को इंसान की तरह मॉरल डिसीजन मेकिंग यानी इखलाकी तौर पर फैसला करने के अहल नहीं समझा जाता। समझे आप? जैसे हम इंसान हैं, हम सही गलत में तफरीक कर सकते हैं, जो एक अमूमी सोच इस बाबत कायम है कि जो जानवर हैं वो आखिर में अपने इंस्टिंक्ट के गुलाम है ना। वो अपनी ज़रूरियात को इखलाकी फिल्टर से इंसानों की तरह गुजारते नहीं है, मतलब उनका जो इंस्टिंक्ट जब जो कहता है वो कर गुजरते हैं। अच्छा, इंसान जो दूसरी तरफ है ना, उनके बारे में आम ख्याल है कि वो आज़ादाना सोच रखते हैं, अपने सही गलत के फैसले खुद कर सकते हैं, और इसी बुनियाद पर जब कोई इंसान बुरा काम करता है या कोई जुर्म करता है तो उसे सजा होती है कि भाई तुम तो जो हो वो सही गलत के फैसले कर सकते हो, तो किसी का कत्ल कैसे कर दिया। ऐसा ही है ना, जब कोई इंसान कोई बहुत ही घिनौना जुर्म करता है तो उसे जानवर से तशबीह दी जाती है कि भाई ये वहशी दरिंदा जिसने फलाना जुर्म कर दिया था। फिर ऐसे लोगों को उनके जुर्म के मुताबिक सजा मिलती है। ये जो दुनिया का नजरिया है कि अगर इंसान कोई जुर्म करता है तो उसे सजा मिलती है, वो इस बुनियाद पर होता है कि इंसान के पास फ्री विल होती है
वो अपने अच्छे और बुरे फैसले और नताइज का अंदाजा बखूबी कर सकता है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो उसके नताइज ये निकलेंगे। इसलिए कोई इंसान गलत काम करे तो वो सीधा का सीधा सजा का हकदार है। ऐसा ही है ना? मगर क्या हमारे पास वाकई फ्री विल है? जो हम काम करते हैं वो वाकई हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं? अब इस सवाल का जवाब फलसफी हजारों साल से खोजने में लगे हुए हैं कि भाई वाकई हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं या ये सब प्री डिटरमाइंड है, पहले से तयशुदा है। और जो भाई जो हम करते हैं ये मतलब सबसे पहले से तयशुदा तो नहीं है। अब जैसे साइंस ने तरक्की की और हमने क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में गोता लगाया, ये सवाल जो पहले सिर्फ फलसफाना या मजहबी था और वो मजीद उलझ गया, मतलब टेंगल्ड हो गया, आपस में इतना उलझ गया कि जो पहले लॉजिकल चीजें समझ आती थी ना वो भी गई दिमाग से। अच्छा, अभी जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या आपने आज पूरे दिन में अब तक जितने काम किए हैं, भूख लगी तो खाना खाया, थक गए तो आराम किया, नींद आई तो सो गया, ये आपने अपनी मर्जी से किए हैं या ये पहले से सब पहले से तयशुदा था? अच्छा, जाहिरी बात है जो जवाब सबसे पहले जो दिमाग में आता है ना कि जो कॉमन सेंस है कि भाई वो ये है कि जो चूंकि मैंने अपने तमाम फैसले खुद किए हैं तो मेरे पास फ्री विल है। मैं चाहता तो भूखा रहता, पूरा दिन ना खाता, मगर मेरी मर्जी थी तो मैंने खाना खाया। अच्छा, मेरी मर्जी नहीं होती तो मैं खाना नहीं खाता। मगर अगर आप, ठीक है, ये तो हो गई कि भाई फ्री विल है, मैंने मर्जी की खाना खाया, नहीं होती तो ना खाता। लेकिन अगर आप एक जो टर्म है कैजुअल डिटर्मिनिस्टिक पर यकीन रखते हैं, यानी ये ईमान कि कायनात में जो हो रहा है या जो भी होता है वो किसी वजह से होता है, यानी कॉज एंड इफेक्ट के किसी काम के होने की वजह बनी, मतलब कॉज हुआ फिर उसका कोई कॉज बना फिर उसका इफेक्ट हुआ, वो किसी काम के होने की वजह बनी और वजह मुख्तलिफ दूसरी वजूहात की बना पर बनी। समझ रहे हैं? एक कॉज और फिर उसको ब्राउच आउट कर देंगे भाई ये जो वजह बनी थी ये इन सारी वजूहात की बिना पे ये वजह बनी थी और फिर इफेक्ट हुआ है। और इस तरह और कर लें और थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें कि भाई जो 10 वजूहात बनी, जो 2 वजूहात बनी और जो इफेक्ट हुआ उनका, उससे पहले 10 से पहले 20 वजूहात थी। तो ये बिल्कुल ना ये कॉज एंड इफेक्ट है। समझ रहे हैं आप? कॉज हुआ, वजह बनी, उसका इफेक्ट हुआ, वो काम हुआ। इससे दूसरे अल्फाजों में अब आपके पास कोई ऑप्शन या ज़ाती चॉइस नहीं है, बल्कि वजूहात के एक ना ख़त्म होने वाली जंजीर है कि भाई वजूहात हैं, जंजीर बनी जा रही है, वजूहात हो जा रही हैं, इफेक्ट हो जा रहे हैं, कॉज था तो इफेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जो जंजीर है, ना ख़त्म होने वाली जंजीर है, जो कायनात के वजूद में आने से शुरू होती है। ठीक है, थोड़ा सा अब हो रहा है ना शुरू, लेकिन क्योंकि फिलहाल इंसान सिर्फ वहीं तक सोच सकते हैं ना, हम फिलहाल कायनात की शुरुआत तक सोच सकते हैं। बिग बैंग की थ्योरी चल रही है, सही है गलत है, बिग बैंग से वजूद में आया था, या दूसरी थ्योरी है कि वो थी वजूद में ही थी। अच्छा, इसके आगे इंसान इमेजिनेशन नहीं उसका साथ देती इंसानों का। अब ये सोच सकते हैं कि ये वीडियो आप अपनी मर्जी से देख रहे हैं, मगर कैजुअल डिटर्मिनिस्टिक के मुताबिक आप इस वीडियो को यहां तक देखने का फैसला इन कॉज यानी वजूहात की बिना पर जो आपके दिमाग से बाहर बनी। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिज्म के मुताबिक अगर आप ये समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो ये एक धोखा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आपका हर एक एक्शन इस कायनात में मुख्तलिफ होने वाली मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होता है। समझे? आपका कोई भी एक्शन, वो इफेक्ट कोई भी आप करते हैं, वो कायनात में मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, वजूहात बनती हैं, कॉज बनते हैं, उनके ऊपर होता है। ये हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेटिज्म की ना, कि मिसाल के तौर पर आपने अपना मोबाइल किसी काम से उठाया हो। ठीक है, अभी हम वीडियो की मिसाल ले लेते हैं और ये वीडियो आपके सामने आ गई। ये टॉपिक आपके दिमाग में किसी कोने में किसी और के कहने की वजह से पहले से मौजूद था, और इस वीडियो का टाइटल देखकर आप इन 2 वजूहात, एक तो आपने मोबाइल उठाया और ये टाइटल आपके दिमाग में किसी और के कहने, जो किसी ने बात की होगी, डिबेट की होगी, बहस की होगी, बहुत करते हैं लोग, तो उसकी वजह से मौजूद था। अब इन 2 वजूहात और बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आज इस वीडियो को देख रहे हैं आप। ठीक है, ना कि खुद अपनी मर्जी या फ्री विल से। तो इससे ये इंप्रेशन खत्म हो जाता है कि आपके पास दुनिया में कुछ खास या कुछ अलग करने आए हैं, बल्कि आप पूरी जिंदगी में एक एक फैसला कॉज और इफेक्ट की वजह से करते हैं।
वजह और उसका इफेक्ट। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात? अच्छा, या ये फिर पूरी दुनिया, दूसरी तरफ चलते हैं कि या ये फिर पूरी की पूरी दुनिया एक थिएटर का तमाशा है जिसमें हर किरदार की मुकम्मल कहानी लिखी है। सही है। मौजूदा ईसाईयत के अंदर ये नजरिया गॉड हैज अल्टीमेट प्लान एंड गॉड प्रीडेस्टाइन्ड एवरीथिंग के साथ मौजूद है। ठीक है, यही नजरिया यूनान के कदीम देवताओं की कहानी में पाया जाता है कि उनकी तीन देवियां, उनका नाम मोराई है, हर इंसान की पैदाइश पर एक अलग धागा बुनती हैं जो उनकी पूरी जिंदगी की तयशुदा समझे कि डेस्टिनी होती है। और ये तयशुदा तकदीर इतनी ताकतवर होती है कि सबसे ताकतवर देवता ज़्यूस जो है, वो देखें ना आपने, अगर मूवीज देखते हैं, मिथिकल मूवीज देखते हैं, तो ज़्यूस होता है और वो बिजली की ताकत रखता है। तो जो देवता ज़्यूस है उसमें भी इतनी ताकत नहीं है कि इसमें रद्दो बदल कर सकता है, जो हालांकि उनका बॉस है। ठीक है, अब यही नजरिया नॉरिस मिथोलॉजी के अंदर, जर्मन पैगनिज्म के और रोमन मिथोलॉजी के अंदर पाया जाता है। अच्छा, चाइना के कदीम मजहब में भी प्री डेस्टाइन्ड नजरिया पाया जाता है कि एक अनदेखा लाल धागा पैदाइशी तौर पर उन लोगों को जोड़ देता है जिनको सारी जिंदगी साथ गुजारनी होती है। दुनिया के तकरीबन तमाम ही मज़ाहिब में ये फेटलिज्म का ये नजरिया पाया जाता है, इसको फेटलिज्म कहते हैं, कि जो हो रहा है वो सब पहले से तयशुदा है। फेटलिज्म एक बहुत ही मुनफरद आइडियोलॉजी है। ठीक है, लेकिन फेटलिज्म और डिटर्मिनिज्म सुनने में भले एक जैसे लगते हो, मगर ये दोनों एक दूसरे से कदरे मुनफरद नजरिए हैं। ठीक है, तकदीर में यकीन रखना कि जितने भी इवेंट होने वाले हैं वो पहले से कहीं लिखे जा चुके हैं, उन पर फैसला हो चुका है। तो इस ग्रैंड प्लान कॉज एंड इफेक्ट के कवानीन, इस ग्रैंड प्लान को कॉज एंड इफेक्ट की कवानीन की कतन जरूरत नहीं है। बस ये है कि जैसे किसी ने एक मुकम्मल फिल्म बना दी हो शुरू से आखिर तक, और प्ले का बटन दबा दिया है और बस जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, ये फेटलिज्म है। और हमने थोड़ी देर पहले ऊपर जो पढ़ा था वो कैजुअल डिटर्मिनिज्म था। ठीक है, सॉरी, सुना था। हिंदू मजहब में इसका नजरिया मुख्तलिफ है, चूंकि हिंदू मजहब किसी एक बिलीफ सिस्टम पर मुबनी नहीं करता ना, और उसकी प्रैक्टिस एक किस्म की आज़ादाना है। तो इसमें मुख्तलिफ आराएं पाई जाती हैं, मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, मगर जो मजबूत राय है वो फेटलिज्म की सख्तियां जो हैं, जो मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा प्लान लिखा हुआ है, प्ले का बटन दबा दिया, वो फिल्म चलनी है और वो फिल्म खत्म हो जानी है। तो जो फेटलिज्म की सख्तियों से कदरें मुख्तलिफ है ना, हिंदुज़म की जो मजबूत राय है, इसमें हर इंसान की फ्री विल है। ठीक है, और वो अपने फैसले में आज़ाद है, और इसी एतबार से उसके अमाल पर उसका दूसरा जन्म होता है। दूसरे जन्म वाली आपने हिंदू मजहब के अंदर आपने सुनी है ना ये कहानी, कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फल अच्छा मिलता है, और आप फिर पुनर्जन्म जब आपका होता है तो आप अच्छा होता है। अगर आप बुरे करते हैं तो पुनर्जन्म में आप कुत्ते, बिल्ली, ऐसी कोई हकीर चीज बनते हैं। तो ये हिंदू मजहब का फेटलिज्म जो था का नजरिया था। अच्छा, 7वीं सदी में ग्रीस में एक और नजरिए ने जन्म लेना शुरू किया कि ये सब नेचर के कुदरती अमाल हैं, कि जो रोजमर्रा के फैसले जो हम लेते हैं इसका खुदा से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये नेचर के कुदरती अमाल है। फिलोसफर डेमोक्रिटस और उसका उस्ताद ल्यूक्यूपस ने एक नजरिया डेवलप किया कि चूंकि हम सब एटम से बने, ठीक है, ये तो पता है ना आपको, हम कोर हमारा एटम है, ये मोबाइल, ये चीज जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो मोबाइल साइड में रखा हुआ है, ये सामने लाइट्स लगी हुई हैं, सोफे, ये सब एटम है, और मैं भी एटम हूँ। कि चूंकि हम एटम से बने हुए हैं और इन एटम की हरकत जो होती हैं वो कॉजेशन के कुदरती कवानीन पर मुबनी है। ठीक है, तो उनके ख्याल से जो मुस्तकबिल है वो पूरा का पूरा माजी में होने वाले वाकयात से वजूद में आता है, कि माजी में कुछ हुआ, अब उससे मुस्तकबिल वजूद में आया, क्योंकि एक किस्म का इंटरलिंक्ड है, क्योंकि हम एटम से बने हुए हैं। अब जैसे जैसे साइंस की दुनिया में हम तरक्की की मनाजिल तय करते गए, और न्यूटन ने जब लॉ ऑफ मोशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दरियाफ्त किया ना, न्यूटन भाई बड़ा स्मार्ट बंदा था, ग्रेविटी वाला सेब गिरा था, हालांकि वो वाली कहानी झूठी कहानी है, सेब गिरने वाली, सर पे नहीं गिरा था, बल्कि वो आगे गिरा था या पीछे गिरा था, लेकिन एक हरफ आम बन गई है। तो जो न्यूटन भाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट साइंसदान थे, कि जब उन्होंने लॉ ऑफ मोशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दरियाफ्त किए ना, तो उससे एक तरीके से ये कायनात का निज़ाम कैसे चलता है उसके कवानीन सामने आ गए।
अब न्यूटन के मुताबिक क्लासिकल फिजिक्स में हुए गए तमाम इवेंट की प्रिडिक्शन मुस्तकबिल के लिए कर सकते हैं। ठीक है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि उस वक्त क्लासिकल फिजिक्स का बूम था, तो तमाम इवेंट्स, जितने भी इवेंट होते हैं उसकी प्रेडिक्शन मुस्तकबिल के लिए कर सकते हैं कि जिसने डिटरमिनेशन का जो फलसफा है कि उसको साइंसी सहारा दे दिया कि हाँ भाई अब साइंस भी ये कहती है कॉज इफेक्ट वाला। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रेडिक्शन को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जब भी मैं प्रेडिक्शन की बात करता हूँ कि हम एटम को इलेक्ट्रॉन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या इस हवाले से, तो उनको प्रेडिक्शन समझ नहीं आती। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आसान मिसाल से इसको समझा सकूं। देखें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की तरक्की हो रही है ना, हमने डेटा रिकॉर्ड करने वाली मशीन बना ली है, जो हाथ से लेकर लिखे गए डेटा, जो हम हाथ से जो डेटा लिखते हैं ना, पहले कोई भी डेटा हम पहले हाथ से लिखते थे, हिसाब किताब तक हाथ से करते थे, डेटा कहलाता है ना वो नंबर। तो अब हमने मशीन बना ली है, मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए, तो उससे डेटा बहुत एफिशिएंट हो गया है। अब जब हमने ये एफिशिएंट तरीका बना लिया तो हमारे लिए डेटा को देखना आसान हो गया। पहले तो अगर आप ये सोचें कि अगर मुझे कोई चीज़ ढूंढनी होती थी किताब के अंदर, और पूरी किताब के अंदर एक डेटा बेस बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो मैं पहले टेलीफोन डायरेक्टरी की मिसाल ले लेना यार। पहले वो बड़ी बड़ी पीली पीली वो आती थी टेलीफोन डायरेक्टरी, मैं उसमें देखता था उसामा का नंबर ढूंढना है तो ओ देखता था, फिर घुमाता था, फिर मैं उसामा पूरा नाम अगर उसामा कलर होता था तो मैं देखता था कि उसामा कलर कहाँ है, और उसमें 3-4 अगर निकल आए तो फिर मैं एड्रेस देखता था, तो बड़ा मुश्किल होता था। अब तो मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर मेरे पास है, या मैं वेबसाइट के ऊपर भी, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक, मुझे उसका कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल ढूंढनी हो तो मैं टाइप करूँ और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाए। तो डेटा एफिशिएंट बहुत आसान हो गया है, बहुत एफिशिएंसी आ गई है डेटा को सर्च करने में। अच्छा, अब यहाँ सिर्फ डेटा हो रहा है ना, तो उससे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं भाई इसकी भी एक मिसाल दूं कि प्रिडिक्शन क्या होती है, किस तरह होती है डेटा की। देखें, एक बंदा सांस ले रहा है, सही, सबसे मतलब ऐसा काम है जो हर इंसान करता है, सांस ले रहा है, उसकी ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट एक तसलसल से चलती है, ठीक है, इस तरह। अब उसके दरमियान का वफ़ा जो होता है ना, मैं सांस ली, सांस निकाली, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, दरमियान का वफ़ा डेटा की सूरत में मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब मैं रिकॉर्ड किए जा रहा हूँ, कोई मशीन लगा दी, मशीन के अंदर कैमरे लगा दिए या सेंसर्स लगा दिए कमरे के अंदर, उसकी पूरी ज़िंदगी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अब वो सांस कब ले रहा है अंदर और कब बाहर निकाल रहा है। सही है, सोते में, भागते हुए, बैठे हुए, खड़े होते हुए, चलते हुए, उसकी सांसें लेने की रफ्तार रिकॉर्ड कर ली। उसकी ज़िंदगी के 10 साल ये काम कर लिया हमने। अब 10 साल के बाद इतना डेटा जमा हो जाएगा कि अब आपको उसकी हर कंडीशन में सांस लेने की रफ्तार पता होगी। आपको ये पता होगा कि एजिंग प्रोसेस यानी बढ़ती हुई उम्र के एतबार से उसकी सांस की रफ्तार में किस हिसाब से कमी हो रही है। सही है ना। अब ये सारा डेटा आप कंप्यूटर में डालते हैं और सारे चेक लगाते हैं। ठीक है, आपने सारा डेटा रिकॉर्ड कर लिया मशीन्स के ऊपर, सारी चीज़ें, फिर आप चेक लगाते हैं कि भाई गर्मी में इसकी रफ्तार क्या है, सर्दी में क्या है। गर्मी में सांस लेने फ़र्क हो जाता है ना, रात में क्या है, दिन में क्या है, बीमारी में क्या है, सेहतमंद दाना चीज़ में क्या है, एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी रफ्तार क्या है, 10 साल, 9 साल, 8 साल, 1 साल पहले उसकी क्या थी और अब क्या है। ये सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये डेटा रिकॉर्डेड है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इस बुनियाद पे कि अगले लम्हे उसकी सांस की रफ्तार क्या होगी। ठीक है, अगर गर्मी है, मिसाल के तौर पर आपने उसकी 10 साल रिकॉर्ड की है सांस की रफ्तार, अब गर्मियाँ आ गई और गर्मी का दिन है, जून की 22 तारीख है, लंबा दिन होता है जो सबसे बड़ा, तो आपके पास उसका 10 साल का डेटा होगा और उसमें फिर आप चेक लगाएंगे कि अब इतने साल का हो गया है, समझ रहे ना। तो आप उससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि किस वक्त उसकी सांस की रफ्तार क्या होगी या अगले 10 सालों में क्या होगी, क्योंकि इसे डेटा साइंस कहते हैं। ये जो सारा काम है ना, डेटा साइंस, अगर किसी को समझ नहीं आता तो इसे डेटा साइंस कहते हैं। और जहां भी प्रिडिक्शन का जिक्र आता है ना, उससे मुराद ये होती है कि यही होती है मुराद कि भाई इस तरह की प्रिडिक्शन होती है, डेटा इकट्ठा किया जाता है मुख्तलिफ अवामिल का और उसको फिर सिस्टम में डाल के एनालाइज किया जाता है, उसमें मुख्तलिफ चेक लगाए जाते हैं और उससे आप प्रिडिक्शन करते हैं कि एक बॉलर है, बॉलर बॉल करवा रहा है, किस वक्त वो यॉर्कर कराता है, कितने प्रेशर के अंदर, नया है, पुराना है, किस प्लेयर के आगे कैसी बॉल कराता है, तो उसकी बेस पे आप उसकी अगली बॉल यॉर्कर होगी, स्पिन होगी, क्या होगी, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये जो डेटा साइंस पूरा है।
अब देखें एक छोटे से अमल, अभी जो हमने पूरी मिसाल दी ना कि सांस लेना और उसकी सांस लेना और अंदर और बाहर में, इस छोटे से अमल में सिर्फ प्रिडिक्शन करने के लिए इंसान को कितना सारा डेटा चाहिए होता है। अच्छा, जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। अब ठीक है ना, डेटा कम होगा तो एक्यूरेसी कम होगी। अब सोचें कायनात की प्रिडिक्शन करने के लिए हमें कितना डेटा चाहिए होगा, जो एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए साइंसदान जो है ना वो छोटे छोटे पैमाने पर तजर्बात करते हैं। अब इन छोटे पैमाने पर तजर्बात करने के लिए बिल्कुल ही छोटे दर्जे की साइंस में जाना पड़ता है। यानी क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में साइंसदानों ने गोता लगा लिया कि अगर एटम के इलेक्ट्रॉन को, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसे जांचा जाए और उसकी प्रिडिक्शन की जाए तो हम कायनात को समझ सकते हैं, या कम से कम समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कायनात में हर चीज में आप और आपकी मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन, जो भी आइटम है ना, जितने भी सारी चीजें कोर में एटम से बनी हुई हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अगर सिर्फ ये समझ आ जाए कि एटम का भी सब एटॉमिक पार्टिकल किस कंडीशन में हरकत करता है, तो हम कुछ ना कुछ समझ पाएंगे। समझ रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है। अब क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में इस वक्त एटम की मूवमेंट को इस तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जिस तरह जमीन, प्रिडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि जिस तरह जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो उसको हम कर सकते हैं कि भाई 365 साल में उसको ये चक्कर कंप्लीट करेगी। लेकिन अभी फिलहाल हम इतना तरक्की नहीं किए कि हम बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्ट, लेकिन एक हद तक ये प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो मौजूद है। और आइंस्टाइन के मुताबिक क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम नहीं जानते और उसे वो हिडन वेरिएबल कहता है। और आइंस्टाइन का ख्याल है कि अगर वो हमें मिल जाए तो कम से कम हम ये समझने के काबिल हो जाएंगे कि कायनात काम किस तरह करती है। ठीक है, और उससे पूरी की मुकम्मल कायनात मुकम्मल तौर पर डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगी, यानी जो होना है वो होकर रहेगा। और ये सब हम मिलकर मुकम्मल तौर पर प्रिडिक्ट कर सकेंगे अगर हमें वो हिडन वेरिएबल मिल गए। अच्छा, मगर क्वांटम फिजिक्स की जो दुनिया है वो इतनी आसान नहीं। ठीक है, अगर आपने पूरी पॉडकास्ट या इससे पहले वीडियो, मेरी जो जुनेद भाई के साथ पॉडकास्ट है वो देखी है, इससे पहले वीडियो देखी है, या फिर आप श्रोडिंगर के कैट एक्सपेरिमेंट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं, तो आपको ये बात समझ सकते हैं। मैं फिर भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एटम मैटर यानी मादे की सबसे छोटी किस्म है और इसमें मास यानी वजन इलेक्ट्रॉन रखता है। अब अगर दो लंबे सुराख, मैं आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि अगर आप दो लंबे सुराख कर लें, लंबे सुराख, और उससे आप रोशनी गुजारें और वो गुजर कर दूसरी साइड में जाए जिसमें अंधेरा हो, तो रोशनी लहरों की तरह बिहेव करती हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इन लंबे सुराखों की दूसरी साइड पर अंधेरे डब्बे के अंदर रोशनी कैसे नजर आएगी, तो आप कहेंगे इन सुराखों की तरह, जो शेप सुराखों का बना हुआ है, जब रोशनी वहां जाएगी सामने अंधेरे डब्बे के अंदर इन सुराखों से गुजर कर, तो इन दो सुराखों की तरह ही ये नजर आएगी। अच्छा, जबकि ऐसा नहीं होता। जिस तरह आप किसी समंदर में पत्थर फेंकें तो लहरें बनती है ना, समंदर में नहीं, ठहरे हुए पानी में आप पत्थर फेंके तो लहरें बन जाती हैं, एक रिपल सा इफेक्ट आता है, गोल वाला, गोल 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 लहरें बनती हैं। अच्छा, अब अगर आप दो पत्थर साथ फेंकें तो दोनों तरफ से इस किस्म की रिपल इफेक्ट आते हैं, वेव्स बनती हैं, और वो दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर नीचे वाला इफेक्ट पैदा करती हैं। तो इस तरह जब दो स्लिट से रोशनी को गुजारा जाता है तो रोशनी भी लहर की तरह बिहेव करते हुए बिल्कुल लहरों की तरह इफेक्ट बनाती हैं। यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे अंधेरे डब्बे के अंदर स्लिट्स, यानी लंबे सुराखों के जो लंबे सुराख हैं हमने स्लिट्स बनाए हैं, उनके शेप के बजाय मुख्तलिफ रंग के गोल दायरे नजर आते हैं, बिल्कुल वेव की तरह। इसे वेव फंक्शन कहते हैं। अब लाइट के लिए ये फिनोमेना समझ आता है क्योंकि वो फोटोन्स पर मबनी होती है और उसका कोई मास नहीं होता। फोटोन्स, जो लाइट के अंदर जो फोटोन्स होते हैं, उसका कोई मास नहीं होता, मतलब वजन नहीं होता उसमें। अच्छा, मगर अब यही तजर्बा इलेक्ट्रॉन के साथ किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? अब यहाँ वो चीज़ है जिसने क्वांटम फिजिक्स को बहुत ही माइंड बॉगलिंग बना दिया है। इलेक्ट्रॉन्स मास पर मुबनी होते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन मैटर की सबसे छोटी, एटम मैटर की सबसे छोटी किस्म है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मास पर मुबनी, यानी वजन वो रखते हैं। अब इनको इन स्लिट से निकाला जाए तो सोचें यार, एक एग्जाम्पल लें कि अगर यही दो लंबे सुराख बनाओ और मैं यहाँ से दो पिस्टल से फायर करना शुरू कर दूं, गोलियां बरसाना शुरू कर दूं, तो अगर उन सुराखों से वो गोलियां निकल के दीवार के उस साइड, दूसरी साइड जाएंगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, जिस तरह ये स्लिट सुराख होंगे उसी तरह के होंगी। ठीक है, उसी तरह का शेप बना रही होंगी। अब कोई भी वजन रखने वाली चीज इसी तरह बिहेव करेगी।
ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है ना, था कि भाई ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट था कि भाई कोई भी वजन रखने वाली चीज़ आप एक पॉइंट से निकाल कर स्लिट्स के अंदर से, बड़े लंबे लंबे सुराखों के अंदर से निकाल कर दूसरी साइड पे पहुंचाएंगे तो ये बिल्कुल उसी स्लिट्स की शेप की आपके सामने आ जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो वजन रखती हैं तो वो हम करके घुस जाएंगी। अच्छा, मगर दो साइंसदानों, इस पर कोई खास तजर्बा करने की जरूरत भी नहीं थी। तो हुआ ये कि दो साइंसदान कोई और तजर्बा कर रहे थे, जिसमें से एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ और वहाँ इलेक्ट्रॉन के बिहेव को देखकर उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला तजर्बा करने का फैसला किया, जो पहले लाइट के साथ हो चुका था। अब जिन इलेक्ट्रॉन को स्लिट की दूसरी तरफ फायर किया गया तो हैरान कुन रिजल्ट सामने आया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स बावजूद इसके कि वो वजन रखते हैं, मगर इस तजर्बे में उन्होंने वेव की तरह बिहेव किया। जिस तरह फोटोन्स बिहेव करते हैं ना, वेव की तरह ऊपर नीचे इस तरह के पैटर्न बना दिए स्लिट से गुजरने के बाद। बिल्कुल दो स्ट्रेट पैटर्न नहीं बनाए, बल्कि वेव की तरह ऊपर नीचे पैटर्न बना दिए और वो एक बड़े से पैटर्न बन गए। अरे पहले साइंस की नज़र में ये मुमकिन ही नहीं था। अब साइंसदान ने कहा एक तजर्बा करके फैसला दे देना था, तो उन्होंने सोचा इलेक्ट्रॉन को एक साथ हमने फायर किए हैं स्लिट्स के अंदर से, तो हो सकता है कि कोई ऐसा इफेक्ट हो जो हमें पता ना हो, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ये हो। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई 1 बाय 1 एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं और देखते हैं कि ये अब क्या बिहेव करता है, कि अब भी ये वेव की तरह बिहेव करेगा या अब जिस तरह करना चाहिए उस तरह करेगा। तो उन्होंने एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन फायर जब किया, तो भाई जब वो दोबारा एक इलेक्ट्रॉन फायर करने के बाद उन्होंने देखा तो वही रिजल्ट मिला जो पहले मिला था। मतलब दो सुराखों से गुजर के उन्होंने वेव की तरह बिहेव करते हुए पैटर्न बना दिया, जो नामुमकिन है ना। समझ आ रही है ना आपको यहाँ? तो भाई अब साइंसदानों ने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करके देखते हैं कि भाई स्लिट्स के पास कैमरा लगाते हैं और देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक फायर हो रहा है तो वो डिसीजन कैसे बनाता है कि मुझे यहाँ से गुजरकर वेव की तरह बिहेव करते हुए दूसरी तरफ जाना है। तो उन्होंने ऑब्जर्वर लगा दिया। ठीक है, जब उन्होंने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई, कैमरा रिकॉर्डिंग डिवाइस को डेटा रिकॉर्ड कर ले तो वो देख सके, उनको पता चल सके कि इलेक्ट्रॉन किस तरह निकल रहे हैं इधर से, वेव की तरह क्यों बिहेव कर रही हैं। जब उन्होंने ये वाला तजर्बा किया ऑब्जर्वर रखकर, तो नतीजा ऐसा निकला जैसा मैंने शुरू में बताया था, जो गोली का रिजल्ट था सेम वैसा ही, जैसा इलेक्ट्रॉन को बिहेव करना चाहिए था मास वाली चीज को गोली की तरह, जब ऑब्जर्वर रखा। इस तजर्बे ने बजाय सवालात का जवाब देने के अनगिनत सवालात पैदा कर दिए, जिसने कई थ्योरीज को जन्म दिया, जिसमें एक, चूंकि हम खुद एटम से बने हुए हैं और एटम एक यूनिवर्स में रहते हैं, तो जब हम बजाते खुद एटम होते हुए दूसरे एटम को ऑब्जर्व करते हैं तो जो रिजल्ट चाहिए उसके बजाय कुछ और आता है। इस तरह आइंस्टाइन की जो क्वांटम इंटेंगलमेंट वाली थ्योरी को भी सहारा मिला कि भाई एटम आपस में जो हैं वो क्वांटम लेवल पे इंटेंगल्ड हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इससे श्रोडिंगर कैट जब थ्योरी मिली तो उसने फिर मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन बन गई कि हमारे फैसला लेने पर एक अलग टाइमलाइन शुरू हो जाती है। हमारी रियलिटी यही रहती है लेकिन एक अलग टाइमलाइन शुरू हो जाती है। मल्टीवर्स वाली थ्योरी अगर आपने नहीं देखी तो मेरी पैरेलल यूनिवर्स वाली आप वीडियो देखें, कि जो इन्फिनिट है, यानी लातादाद हो सकती है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्वांटम फिजिक्स को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझाने में इतना वक्त क्यों सर्व किया, कि अब जब हम फ्री विल या तकदीर जैसे मौजू पर बात करते हैं ना, या किसी को बात करते हुए सुनते हैं, तो आप यकीन करें सिर्फ हम तस्वीर का एक रुख देख रहे होते हैं। अब चाहे वो फलसफी हो, साइंसदान हो या कोई मजहबी बंदा, वो सिर्फ अपनी हकीकत जो उलूम उसके पास होते हैं ना, कोई भी इल्म है, उसके मुताबिक अपनी सच्चाई खुद बनाता है। बल्कि दुनिया का हर इंसान अपनी सच्चाई खुद बनाता है, सिवाय कलेक्टिव फैक्ट्स के जैसे खून का रंग लाल है। अच्छा, अब ये पूरी एक अलग बहस है कि मेरा लाल और आपका लाल एक ही है या अलग है, फिलहाल इसमें नहीं पढ़ते। अच्छा, अब इस्लाम तकदीर के मौजू पर क्या कहता है, ये आया ना इंटरेस्टिंग सवाल। अच्छा, दीन इस्लाम के मुताबिक जो कुछ होना है और जो कुछ होता है उसका इल्म, उस सब का इल्म पहले से अल्लाह ताला को होता है। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ने हर चीज के बारे में पहले से सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया है। अब इसको लेकर वही मसला जो हम इस वीडियो के शुरू से जिक्र करते आ रहे हैं कि अगर सब कुछ पहले से तयशुदा है तो हमारा कसूर क्या है। मेरी तकदीर में कत्ल करना लिखा था तो मैंने कर दिया, अब ये सब जब पहले से लिखा हुआ है तो मेरा कसूर क्या है, मैं क्यों ना हक कत्ल के जुर्म में जहन्नुम में जाऊंगा, क्योंकि ये तो लिखा हुआ था। ठीक है सही है।
अब यही सवाल हम सुनते आ रहे हैं, ज़्यादातर एथिज्म से मुतासर शुदा बच्चे ये सवालात करते हुए नजर आते हैं कि अगर किसी को तकदीर में खुदकुशी ही करना लिखा था तो वो जन्नम में क्यों जाएगा। और फिर ये सवालात शुरू होते हैं जो पहुंचते हैं खुदा तो सवालात जो शुरू होते हैं ना, ये पहुंचते हैं कि खुदा तो नाउजुबिल्ला बड़ा नाइंसाफ है, खुद ही पैदा किया, खुद ही लिख दिया, खुद ही सजा जजा का हकदार बना दिया। अच्छा जो ये सवाल कर रहे होते हैं ना, ये ज़्यादातर साइंस से ज़्यादा मुतासर होते हैं। अब पाकिस्तान के माहौल में पाकिस्तान के जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से खुलकर अपने अकीदे का मतलब एतराफ़ भी नहीं करते ना, मगर दिल की गहराइयों में यही बसा कर बैठे होते हैं कि खुदा को सब पता है, तो फिर उसको पता होने की वजह से कायनात में हर काम इस तरह से होना है। ये एक अलिफ लैला की कहानी है, ठीक है। असल बात तो ये कहते हैं कि असल बात तो साइंस बताती है। अब देखें, आप देखेंगे कि अक्सर ऐसे लोग ना साइंसदान और मौलवियों की तस्वीर बराबर बराबर में लगाकर एफिशिएंसी मार रहे होते हैं। अशफाक अहमद साहब है ना, अशफाक बाबा, कहते हैं कि जो लोग इस्लाम को गाली नहीं दे सकते वो मौलवियों को गाली देकर अपना काम निकालते हैं, ठीक है। अब इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, हमें मौलवी जो है ना वो बहुत ही कम मुयस्सर हैं। बाकी अल्लाह ही जाने क्या है सारे। खैर, इस्लाम इस सब जानने वाले नजरिए के बावजूद हमें ये बताता है कि भाई ये तकदीर कांस्टेंट नहीं है। यानी हदीस शरीफ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टालती और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफा नहीं करती। इस तरह कुरान करीम में इरशाद है, एक आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह जिस लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है सुबत फरमा देता है, और उसी के पास असल किताब लोहे महफूज है। अब इस पूरे तनाज़ुर में बास मुहद्दिसीन कुछ तशरीह ऐसे करते हैं कि तकदीर की दो इकसाम हैं, मुबरम और मौलिक। तकदीर मुबरम अल्लाह ताला का अटल और आखिरी फैसला होता है जिसको अल्लाह के हुक्म से लोहे महफूज में लिख दिया जाता है, और जो चीज़ पेश आने वाली होती है उसमें कुछ तब्दीली मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये तकदीर मुबरम है। तकदीर मौलिक जिसमें बाद असबाब जो कहते हैं कि तकदीर मौलिक है जिसमें बाद असबाब की बिना पर तब्दीली भी होती है, और अल्लाह की तरफ से वादा है कि अगर कोई बंदा चाहे तो हम उसके नेक अमल और दुआ के साथ ही तकदीर भी बदल देंगे। अच्छा, ये तो हो गया नजरिया तकदीर जो कुरान और हदीस और बाकी उलूम की रोशनी में तशरीह किया गया है, ठीक है, इन द बेस्ट लॉजिकल वे। अब दोबारा आ जाते हैं क्वांटम फिजिक्स की जानिब। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स से साइंसदान जो खोजना चाह रहे हैं वो है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, कि वो समझ सकें कि भाई पूरी यूनिवर्स काम किस तरह करती है, ठीक है। अब इसमें जो इस्टेब्लिश फैक्ट हैं वो ये है कि हम एटम से वजूद में आए हैं। इंसान चाहे कुछ भी कर लें, जो फिजिक्स के लॉ हैं उससे हम बाहर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये लिमिटेशन हमें क्वांटम फिजिक्स से पता लगती है। अब अगर मैं और आप ये बात करें कि मैं एटम के लार्ज कलेक्शन से बना हुआ एक इंसान हूँ जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है और फॉलो करता हूँ, असल में ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ इक्वेजन है और उसके हल हैं। तो क्लियरली इसमें कोई फ्री विल तो नहीं है, सही है। ये सब इक्वेजन के सोल्यूशन है, और कभी वेव फंक्शन डबल स्लिट और मैनी वर्ल्ड के मुताबिक ब्रांच आउट करके एक पैरेलल यूनिवर्स बना देता है, मगर मेरी अपनी हकीकत यही है जो अभी है, ठीक है। ये क्वांटम फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई शऊर का अमल दखल नहीं है। जो हो रहा है वो प्री डिटरमाइंड है और इक्वेजन्स के मुताबिक हो रहा है। अब मेरे पास हर इक्वेजन का सोल्यूशन होगा, जो होगा वो हर इक्वेजन का सोल्यूशन ही हो रहा होगा, ठीक है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं किसी को चमाट मार रहा हूँ, वो एक इक्वेजन का सोल्यूशन है। चूंकि ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये प्री डिटरमाइंड है, तो ये कोई फ्री विल नहीं है। अभी ये कोई तरीका नहीं जिससे इंसान जिंदगी जीते हैं, ठीक है। इंसान ऐसे जिंदगी नहीं जीते। आप जाके किसी से मिलें, वो आपसे पूछे भाई आप कौन है, क्या करते हैं, आप उन्हें अपने एटम की लिस्ट पकड़ा देंगे, भाई ये सारे एटम से मिलकर मैं बनाऊं, एटम टेंगलमेंट से ये असर होने वाला है और मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ूंगा जिंदगी में। तो ऐसा तो नहीं होता ना। आप अपना शऊरी तौर पर तारुफ करवाएंगे कि अब साइंस को आप मतलब शऊरी तौर पर ना अपना तारुफ करवाएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरी कहानी ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, या ये दूसरी चीज़ें। अब साइंस को मानने और खुदा इनकारी से मुराद ये तो नहीं कि बस आप जाएं, कौन सा एटम किस तरह हरकत करता है उसकी मैथमेटिकल एक प्रिडिक्शंस बनाएं और सबको पकड़ाते रहें कि भाई ऐसा होगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करते ना। आप अपनी कहानी सुनाते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं फलाना काम करता हूँ, मैं फलाने मुल्क में रहता हूँ, और इस तरह हाँ, क्वांटम फिजिक्स की ने अभी तक यहाँ तक ही खोजा है, ठीक है। इससे आगे अभी तक क्वांटम फिजिक्स बढ़ी नहीं है। अभी आपके पास इतनी कंप्यूटिंग पावर ही नहीं है
कि वो तरीक़ेकार या वो तरीक़ेकार ही नहीं है कि आप एटम के मुतालिक सही से प्रिडिक्शन कर सके, और नामुमकिनात में से कि साइंस आगे जाकर भी ऐसा करने के काबिल हो, क्योंकि एक तो आइंस्टाइन के मुताबिक हिडन वेरिएबल्स हैं जो हमें मालूम ही नहीं, दूसरा कायनात की तमाम फोर्स अभी तक हमें पता नहीं कि कायनात किन अवामिल पर काम करती है, और करोड़ों लोग आए और गए और आगे भी ऐसा होता जाएगा। ठीक है, करोड़ों लोग साइंसदान आए, जो फलसफी आए, कोशिशें की और वो गए, अब आगे भी ऐसा होता रहेगा, करोड़ों और चले जाएंगे। तो अब शऊरी बंदा जितनी इंफॉर्मेशन रखता है और हम इसको जिस पैमाने पर जज करते हैं उसके मुताबिक तो डिसीजन मेकिंग की पावर फ्री विल ही है ना। अगर हम कभी इस काबिल भी हो गए कि मुख्तलिफ डेटा से प्रिडिक्ट कर सकें कि कोई शख्स कोई जुर्म करने वाला है, जिस तरह माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी देखी है आपने, अगर नहीं देखी तो देखें, वो बड़ी मजेदार मूवी है कि भाई कोई शख्स कोई जुर्म करने वाला है और हम इस काबिल भी हो गए, तो अब आप खुद सोचें, सही है कि इस काम की सजा, मिसाल के तौर पर माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी के अंदर ही दिखाया था कि एआई इतना पावरफुल था कि वो प्रेडिक्ट कर लेता कि ये फ्यूचर में कोई जुर्म करने वाला है, तो भाई क्या आप इस काम की सजा देंगे जो उसने अभी तक किया नहीं है? समझ रहे हैं आप? मगर आपके पास इतनी ताकत है कि आप जान सकते हैं कि भाई ये करने वाला है। क्या ये जानना ऐसा होगा कि इंसान की जिंदगी में इस फैसले के इख्तियार पर कभी हावी हो सके? मतलब अगर साइंस कभी इतनी तरक्की कर लेगा तो और आपको ये पता चलेगा कि ये फलाना बंदा कल ये जुर्म करने वाला है, तो क्या ये जानना किसी के लिए, एआई के लिए, फ्यूचर के अंदर जो हम अभी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, शायद हम छोटी छोटी प्रिडिक्शन करने लगें। मिसाल के तौर पर जो बॉलर है वो अगली बॉल यॉर्कर कराएगा, वो प्रिडिक्शन की बुनियाद पर अगर हमें ये पता चल जाए कि ये अगली बॉल यॉर्कर करवाने वाला है, तो इसकी बुनियाद पर क्या आप ये कहेंगे कि ये जो इंसान जिसकी हमने प्रिडिक्शन की उसके फैसले के इख्तियार पर कहीं हावी हो गया? ठीक है, चूंकि हमने प्रिडिक्ट किया था डेटा साइंस के जरिए तो इसलिए इसने यॉर्कर बॉल करवाई है, इसकी फ्री विल है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। प्रिडिक्शन है ना, जो जिस तरह यूनिवर्स काम करती है उसके बेस पे आपने एक प्रिडिक्शन की है ना कि ये अगली बॉल यॉर्कर कराएगा। इस तरह कोई जुर्म करने वाला है तो आप अगर आप एआई इतना पावरफुल हो गई कि वो प्रिडिक्ट कर ले कि ये कुछ करने वाला है, जैसे मुख्तलिफ आप ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं ना कि इंसान कभी कन्फ्यूज झूठ बोलता है तो आंखें झपकाता है, उसकी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। आप इस बेस पे कि अब ये तो इंसान जब हाल में कर रहा होता है तो आप फैसला कर लेते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं। अब इंसान डेटा को स्टोर करने में, प्रिडिक्ट करने में, डेटा को एनालाइज करने में, जो जिस तरह डेटा साइंस जा रहा है और अभी हम बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अगर इतना पावरफुल कंप्यूटिंग सिस्टम बना ले, एआई बना ले कि वो बता दे कि कल ये बंदा किसी का कत्ल करने वाला है, तो क्या आप फिर ये कहेंगे कि चूंकि हमने प्रिडिक्ट किया था इसकी वजह से इसने ये कत्ल किया है? हमें तो पहले से पता था ये कत्ल करेगा, लेकिन हमने प्रिडिक्ट किया इसकी वजह से इसने कत्ल किया है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो चलें अब आखिर इख्तितामी बात की तरफ, जिस तरह मैं कहता हूं कि इख्तितामी बात की तरफ कर चलते हैं, मेरी अपनी है कि जिस तरह मैं कहता हूं कि कोई भी शख्स कोई भी चीज़ जब बयान कर रहा होता है तो वो अपने इल्म जो उसके पास होता है ना उसकी तशरीह करता है। अब ना मैं अक्ल कुल हूँ, ना मेरे पास इल्म कुल है, मेरे पास अल्लाह के करम से एक कनेक्शन बनाने की खास सलाहियत है। मैं मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ चीज़ों का कनेक्शन बनाता हूँ और मैं समझने की अपने लिए कोशिश करता हूँ और आजकल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जब ये सारी बातें जो मैंने ऊपर की हैं ना, सारी बातें जो मैं पूरी वीडियो के पहले से करते हुए आ रहा हूँ, जब मैं इन पर सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि फ्री विल यानी इख्तियार होने और अल्लाह ताला के इल्म में तमाम जो इवेंट होने वाले हैं उसमें एतराज़ किया है। देखिए, हम इंसान हैं, ठीक है, और साइंस भी मानती है कि अभी तक हम तमाम राज जानने में 1% से भी कम कामयाब हो पाए, ठीक है, कायनात के। अब हम बहुत कुछ ऐसा नहीं जानते और शायद जान भी ना सकें जिससे कोई हतमी बात कह सकें। अब मैं ये सोचता हूँ, इतनी कम समझ बूझ रखने के बावजूद अगर हम यूँ समझें कि कोई इतनी कम समझ बूझ रखने के बावजूद ना, अगर कुछ गेम डेवलपर्स मिल जाए, जो एक मैं मिसाल देता हूँ, और वो एक एआई बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गेम बनाए और उसमें से एक छोटी सी दुनिया बनाए और उन तमाम कॉज और इफेक्ट के कवानीन साथ डाल दें उसके अंदर ना, कि दिस एआई जनरेट करें कि 10 एआई जनरेट कर लिए और उनके कॉज और इफेक्ट, और उन्हें हर डिसीजन के 1000 पॉसिबल, ठीक है, फिलहाल लाखों भी दे सकते हैं लेकिन फिलहाल हम 1000 पॉसिबल रास्ते दे दें। 10 एआई है एक दुनिया के अंदर जो आपने बनाई है गेम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनको आपने हर डिसीजन जो उनको लेना है, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का गेम आपने बनाया, दुनिया बनाई, और आपने उनको
हर डिसीजन जो उनको लेना है उस पर 10,000 पॉसिबल रास्ते दे दिए, और ये बहुत खतरनाक प्रोग्रामिंग हो जाएगी अगर आप 1 मिनट का भी इस किस्म का गेम बना देंगे, ठीक है। और आखिरी में जीतने वाले को जजा और हारने वाले को सजा दें, ठीक है। अच्छा, जो एआई का इख्तियार, जो एआई इख्तियार होने के बावजूद सजा के रास्ते पर चलेगा, उस गेम के क्रिएटर का तो कोई कसूर नहीं होगा ना उसमें, समझ रहे मेरी बात। और क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज जो ये प्रपोज करती हैं, और ये अभी थ्योरीज हैं क्योंकि इनको साबित करने के लिए हमारे पास आले मौजूद नहीं है, और शायद हम कभी इतनी तरक्की भी ना करें कि हम ये बना सकें। जैसे कि मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन है जो प्रपोज करती है कि आपके हर एक एक्शन पे अलग यूनिवर्स जन्म लेती है। क्या जब इस छोटी सी दुनिया में, हम छोटी सी दुनिया में रहते हैं ना, छोटी सी दुनिया में छोटी सी अकल रखने वाला एक डेवलपर इस लेवल का गेम बना सकता है, तो जिसने हमारे लिए ये गेम, ये दुनिया बनाई, उसके इख्तियार में नहीं कि वो आपको लातादाद टाइमलाइन का इख्तियार दे दे। और जिसे क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हम एटम के हैं और हमारी लिमिटेशन फिजिक्स के लॉ है, मतलब हम क्वांटम फिजिक्स हैं तो हमारे लिमिटेशन फिजिक्स के लॉ हैं, उनसे आगे हम नहीं बढ़ सकते, ये साइंस कहती है। तो इन फिजिक्स के लॉ के अंदर रहते हुए जो भी कदम उठाते हैं और जो नहीं उठाते, वो सब लोहे महफूज में लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। और आपके पास मुकम्मल इख्तियार है कि आप जो चाहे वो करें। इस तरह सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के 10वें डायमेंशन की मिसाल भी मैं देता हूं कि अगर कोई 10वें डायमेंशन में रहता है, कोई बीन 10वें डायमेंशन में रह रहा है, और उसके लिए मिसाल के तौर पर 1 सेकंड यहाँ के करोड़ों के साल के बराबर हो सकता है। वहां पे 1 सेकंड गुजरा, यहाँ पे करोड़ों साल गुजर गए, या वहां पे कोई टाइम ही ना गुजरा, यहाँ पे टाइम तो हम अपने एक्सपीरियंस से हमने अज्यूम किया हुआ ना, टाइम इज रिलेटिव, तो करोड़ों साल गुजर गए। अब जो इन माइंड बॉगलिंग चीज़ों को इतनी साइंस की तरक्की के बावजूद समझ नहीं सकते, वही इस किस्म के सवालात कर रहे होते हैं कि जबकि असल में आपकी कुल कायनात यही है, और चाहे मज़हब के एतबार से हो या साइंस के एतबार से, आपकी हकीकत से करीब तरीन जो चीज़ हमें पता है वो यही है कि ये पूरी की पूरी दुनिया क्वांटम लेवल पे भी इस तरह ही काम करती है। और अगर आप इसमें डायमेंशन, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के डायमेंशन, ये दोनों वीडियोस जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन पैरेलल यूनिवर्स के नाम से, ये वीडियो भी मौजूद है, और डायमेंशन वाली भी मेरी सुपर स्ट्रिंग थ्योरी वाली वीडियो मौजूद है। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अगर कोई 10वें डायमेंशन के अंदर रह रहा है तो उसको तो पता है कि आप इंसान क्या क्या चॉइस बना रहा है। और पैरेलल यूनिवर्स की अगर हम मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हर एक्शन पे एक अलग आपकी रियलिटी बन रही है, लेकिन मेरे और आपके लिए रियलिटी यही रहेगी। इसका जिक्र सूरह तलाक की जो सेकंड लास्ट आयत है, जिसमें जो एक हदीस है जो अक्सर लोग बयान नहीं करते, इब्ने अब्बास से रिवायत है। अच्छा, सेकंड लास्ट आयत ये है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए, उनकी मिसल 7 ज़मीनें बनाई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है जो एक ही है, तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा बयान नहीं करते। वो ये है कि 7 ज़मीनों पर 7 आदम, 7 नूह और 7 इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने बनाए हैं ना। तो अच्छा, 7 का हिस्सा मैंने इस पर भी पूरी वीडियो बनाई है, पैरेलल यूनिवर्स में आपको समझ आएगी। तो हमारे पास तो ये चीज़ें हैं, हमारे पास तो ये मुमकिनात हैं कि हाँ भाई, साइंस के एतबार से भी जो साइंस बता रहा है कि मैनी वर्ल्ड थ्योरी, इंटरप्रिटेशन ये बनती हैं और ये चीज़ें इस तरह ब्रांच आउट करती हैं, लेकिन मेरी और आपकी रियलिटी यही रहेगी जो ये है, ठीक है। उससे हम कभी कोलाइड नहीं कर सकते, ये तो साइंस भी मानती है और हम भी मानते हैं कि भाई वो अल्टरनेटेड रियलिटीज़ हैं, लेकिन मेरी रियलिटी ये है। इस तरह डायमेंशन वाली जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि अगर कोई बीइंग सिर्फ 10वें डायमेंशन में रहता है और 26 डायमेंशन है, क्योंकि 10 डायमेंशन से आगे इंसान की इमेजिनेशन खत्म हो जाती है, तो 10वें डायमेंशन पे जो रहता है वहाँ पे टाइम गुजरा नहीं, और दुनिया में 3rd डायमेंशन के अंदर करोड़ों साल गुजर गए। तो जो वहाँ पे है, या कोई भी बीइंग वहाँ पे है, चलें अगर खुदा वहाँ पे है, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन वहाँ खत्म हो रही है ना, वरना 26 डायमेंशन है तो हो सकता है कि उससे भी बुलंद चीज़ें चल रही हो। हमारी इमेजिनेशन, हमारी मैथमेटिक्स वहाँ पे खत्म हो रही है, उसके आगे सारी अनस्टेबल है। तो अगर वहाँ पे कोई है तो उसको तो सब पता है कि उसकी मखलूक क्या करने वाली है, क्या करेगी और कैसे करेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की होगी, और बहुत कोशिश तो बहुत की और थोड़ी बहुत समझ आई होगी, और जो आपके सवालात होंगे उससे आप पता चलेगा। अब आपके पास फ्री विल है, आपका इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, आपके पास फ्री विल है और आप इख्तियार इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो पैट्रियन पर सपोर्ट करने का भी फैसला अपनी फ्री विल से चाहे तो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।